साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर्स जो कि विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा डेली करंट अफेयर्स के तहत न्यूज टुडे शीर्षक से करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाता है। इनके साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होता है। तो इसी को हम लोग 3 जुलाई तक का हम लोग कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग 4 और 5 जुलाई की करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मैं इस चीज़ को रेगुलर नहीं रख पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि ये आपका जो डेली करंट अफेयर है ये आपको डेली के डेली उपलब्ध करा सकूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है, इसमें जो पहला ये हेडिंग लिखी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ये हेडिंग यहाँ पर नहीं होना चाहिए, गलत हेडिंग लिख उठा है। ये जो है आपका कंटेंट ये संबंधित है वैश्विक न्यूनतम निगम कर को लेकर के जो समझौता हुआ है वैश्विक स्तर पर, उसमें भारत भी शामिल हुआ है, इसी के संदर्भ में है। तो चलिए देखते हैं। तो विश्व के 130 देश अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार के लिए और यह सुनिश्चित करने हेतु कि बहुराष्ट्रीय उद्यम मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज MNE जहां कहीं भी परिचालनरत हों, कर के उचित भाग का भुगतान करें, एक नई द्विस्तंभ योजना में शामिल हुए हैं। मतलब इसी को लेकर के कि कर के उचित भाग का भुगतान हो, इसके लिए एक नई द्विस्तंभ योजना में ये 130 देश शामिल हुए हैं। अब ये जो द्विस्तंभ योजना है इसके बारे में आगे देखें तो देखिए इसमें कौन सी कंपनियां शामिल होंगी। बहुराष्ट्रीय उद्यम कंपनियां कौन सी हैं? तो ऐसी कंपनियां अत्यधिक राजस्व उत्पन्न करती हैं परंतु बहुत कम करों का भुगतान करती हैं, क्योंकि वे कर उद्देश्यों के लिए अत्यल्प या नगण्य कर वाले देशों, जिनको टैक्स हेवन कहा जाता है, जहाँ पर टैक्स कम देना पड़ता है, अपना कार्यालय स्थापित करती हैं। द्विस्तंभ योजना का समन्वय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें जो द्विस्तंभ है, तो पहला स्तंभ क्या है, दूसरा स्तंभ क्या है, इसको देख लेते हैं। तो प्रथम स्तंभ के तहत डिजिटल कंपनियों सहित बड़ी MNE मतलब मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज के संबंध में देशों के मध्य लाभ और कर अधिकारों का उचित वितरण सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा द्वितीय स्तंभ क्या है, तो यह वैश्विक न्यूनतम निगम कर दर की जो निगम कर है, इसकी जो रेट है, दर की शुरुआत के माध्यम से कॉरपोरेट आयकर प्रतिस्पर्धा पर एक न्यूनतम सीमा निर्धारित करने का प्रयास करता है, जिसका उपयोग देश अपने कर आधारों की रक्षा के लिए कर सकते हैं। MNEs अर्थात मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज को अति निम्न कर दरों और छूटों के साथ आकर्षित करने के लिए जो देश हैं वो लंबे समय से प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। तो इसी वजह से जो ये टैक्स हेवन जैसे देश आए हैं। आगे चलते हैं। द्विस्तंभ योजना का महत्व क्या है, तो महामारी से निपटने हेतु आवश्यक राजस्व संग्रहण में सरकारों का समर्थन करेगी। इसके अलावा टैक्स हेवन देशों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होंगी, क्योंकि यह योजना निम्न कर प्रोत्साहन को प्रभावहीन करती है और MNEs मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज को लाभ को स्थानांतरित करने से हतोत्साहित करती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली का स्थिरीकरण और कर निश्चितता में वृद्धि करती है। आगे देखें, ये जो वैश्विक न्यूनतम निगम कर है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, इसकी कार्यप्रणाली क्या है। तो मान लीजिए देश ए में एक कोई देश है जिसका नाम ए है, इसमें मुख्यालय ए में मुख्यालय वाली कोई कंपनी है जिसका मुख्यालय ए देश में है, वाली कंपनी बी देश में आय को रिपोर्ट कर रही है, जहां पर निगम कर की दर क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स 11% है। ठीक है, ए में कुछ ज़्यादा होगा, बी में उसको 11% ही देना पड़ रहा है। अब 15% की वैश्विक न्यूनतम दर के लागू होने पर देश ए जो है कर को टॉपअप करेगा, मतलब उसका कर टैक्स बेस बढ़ेगा और देश बी से कंपनी के लाभ का जो है, जो बी में मतलब बी देश में जो लाभ कमा रहा है उसका 4% जो है वो किसको मिलेगा, देश ए को मिलेगा, जो कि दर और वैश्विक न्यूनतम दर के मध्य अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, ये जो 4% है। आगे चलते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी निवारण, संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2021 पर टिप्पणियां या सुझाव आमंत्रित किए हैं। तो देखिए, मानव तस्करी निवारण, संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2021, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021 का उद्देश्य जो है वो व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना तथा पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट 2019 के अनुसार 6,619 पीड़ितों की तस्करी होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसका ये जो विधेयक है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन है उनके लिए जो इससे पीड़ित है उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक परिवेश तैयार करना,
तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाना भी सुनिश्चित करना है। ये जो प्रारूप विधेयक का प्रारूप है उसके जो प्रमुख प्रावधान है उसको देख लेते हैं। तो पहला है समग्र कार्यान्वयन और पीड़ितों के बचाव, प्राप्ति, राहत, पुनर्वास आदि के लिए मानव तस्करी विरोधी समितियों, और ये जो समितियां होंगी राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर स्थापित की जाएंगी, इनकी स्थापना करना। उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। इसमें बलात्श्रम या सेवाएं, गुलामी या गुलामी के समरूप प्रथाएं जैसे दास्ता या जबरन अंग निकालना आदि शामिल हैं। इसके माध्यम से सुरक्षा में वृद्धि करता है ये विधेयक, क्योंकि पीड़ितों में अब जो है महिलाओं और बच्चों के अतिरिक्त ट्रांसजेंडर तथा साथ ही कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति शामिल होगा जो तस्करी से पीड़ित हो सकता है। न्यूनतम 7 वर्ष के साथ कठोर दंड जो आजीवन कारावास तक हो सकता है और कुछ मामलों में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA जो है ये राष्ट्रीय जांच और समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। तो याद रखेगा, इसकी जांच और समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य कौन करेगा? आपका राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अर्थात NIA। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC ने मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में फ्लाई ऐश की बिक्री के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति EOI आमंत्रित की है। तो देखिए, यह जो है विद्युत संयंत्रों से फ्लाई ऐश के 100% उपयोग को प्राप्त करने के इसके लक्ष्य के अनुरूप है। वर्तमान में लगभग 80% ये जो है फ्लाई ऐश उपयोग हो रहा है जो विद्युत संयंत्रों से निकल रहे हैं। फ्लाई ऐश के बारे में देखें तो फ्लाई ऐश एक महीन पाउडर है जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन का उपोत्पाद है अर्थात बाई प्रोडक्ट है। इसका यदि कंपोजिशन देखें तो इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके अलावा आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम, लेड आदि जो है अल्प सांद्रता में होते हैं। भारतीय कोयला होता है ये आयातित कोयला की तुलना में 30 से 45% की राख सामग्री के साथ निम्न गुणवत्ता का होता है, जबकि जो आयातित कोयला होता है उसमें 10 से 15% होता है। तो फ्लाई ऐश का उपयोग क्या होता है? तो फ्लाई ऐश का उपयोग जो है कृषि में जल धारण क्षमता और मृदा वातन में सुधार के लिए, निर्माण कार्य के लिए जैसे पोर्टलैंड, सीमेंट, ईंट, टाइल्स आदि का निर्माण किया जाता है। अवशोषकों का निर्माण जैसे अपशिष्ट गैसों, पेयजल आदि के शुद्धिकरण में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए जो सरकारी उपाय हैं उनको भी एक बार देखें तो कोयले और लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए 3 से 5 वर्षों के भीतर फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य है। दूसरा, राख प्रबंधन के लिए ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तीसरा, सभी सरकारी योजनाओं में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का उपयोग अनिवार्य किया गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसके अलावा महाराष्ट्र जो है फ्लाई ऐश उपयोगिता नीति 2016 अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। अगला है भारत सिंधु जल संधि IWT के तहत अतिरिक्त जल को अपनी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त करेगा। भारत जो सिंधु जल संधि के तहत जो है यह कदम भारत द्वारा उझ नदी के जल को व्युत्पत्ति करने की योजना पर कार्य करने की पृष्ठभूमि के संदर्भ में आया है। यह नदी जो उझ नदी रावी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है जो अधिकांशतः पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। यह भारत के लिए सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नदी जल प्रवाह पर नियंत्रण किसी आक्रमण की स्थिति में एक बल गुणक के रूप में कार्य करता है। सिंधु जल संधि के बारे में बात करें तो इस संधि पर भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में हस्ताक्षर किए थे। इसमें विश्व बैंक भी एक मध्यस्थ के रूप में शामिल था। इसके तहत 3 पूर्वी नदियां, कौन सी 3 पूर्वी नदियां? तो इसमें रावी, व्यास और सतलज का जल विशेष रूप से भारत को आवंटित किया गया, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का जल जो है पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया। हालांकि भारत को इन नदियों पर भी कृषि, नौवहन, घरेलू उपयोग जैसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। साथ ही रन ऑफ द रिवर परियोजना के माध्यम से जल विद्युत उत्पन्न करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा नदी जल में भारत का हिस्सा जो है वो 33 मिलियन एकड़ फीट अर्थात लगभग 20% है, जबकि पाकिस्तान को 80% जल प्राप्त होता है। सिंधु जल संधि की एक उल्लेखनीय विशेषता स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना है। इसमें समझौते, तटस्थ विशेषज्ञ, मध्यस्थता न्यायालय या किसी अन्य सहमत तरीकों से मतभेदों और विवादों का निपटारा करने के साथ साथ IWT को अर्थात सिंधु जल संधि को लागू करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा एक आयुक्त नियुक्त किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 598.16 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। तो देखिए, भंडार में मुख्य वृद्धि जो है मुख्य रूप से ये जो वृद्धि हुई मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा अस्तियों फॉरेन करेंसी एसेट FCA में बढ़ोतरी के कारण हुई है, जो समग्र भंडार का एक प्रमुख घटक है। विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन रिजर्व जो है एक केंद्रीय बैंक द्वारा
मतलब आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित संपत्तियां हैं। आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी मुद्राएं या एसेट शामिल है? तो इसमें पहला है विदेशी मुद्रा अस्तियां। तो विदेशी मुद्रा अस्तियों में क्या है? पूंजी बाजार में पूंजी अंतर्वाह जो होता है, एफडीआई और बाह्य वाणिज्यिक उधारियां, ये विदेशी मुद्रा अस्तियों के अंतर्गत आए जाएंगे। इसके अलावा स्वर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार जो होते हैं। इसके अलावा आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति। तो यहाँ थोड़ा सा एसडीआर के बारे में देखें, विशेष आहरण अधिकार। तो एसडीआर वास्तव में आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक कृत्रिम मुद्रा साधन है। तो याद रखें, कृत्रिम मुद्रा साधन है ये। और एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं की एक टोकरी बास्केट पर आधारित है। अब इसमें 5 मुद्राएं कौन शामिल है एसडीआर में? तो यूएस डॉलर जो कि जिसका भारांश सर्वाधिक है, इसके बाद यूरो है, फिर चीन का युआन है, येन है और पाउंड स्टर्लिंग जो कि इसका भारांश सबसे कम है। आगे चलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व क्या है? आयात का समर्थन करने के लिए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बाहर से खरीदेंगे तो उसके लिए आपको पैसा जो है डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। तो आयात का समर्थन करने के लिए, क्योंकि सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अमेरिकी डॉलर में संपन्न किए जाते हैं। केंद्रीय बैंक की कार्रवाई का समर्थन करने और उस पर विश्वास बनाए रखने के लिए इसमें घरेलू मुद्रा का समर्थन करने हेतु मौद्रिक नीति कार्रवाई, मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन या कोई विनिमय दर हस्तक्षेप शामिल होता है। विदेशी पूंजी प्रवाह में अकस्मात उत्पन्न व्यवधान जो किसी संकट के दौरान हो सकता है, जैसे कि व्यापार में कोई दिक्कत हो जाए के कारण, किसी भी तरह की संभावित सुभेद्यता को सीमित करने में ये जो आपका विदेशी पूंजी होता है, ये जो रिजर्व होता है, ये मदद करता है। आगे चलते हैं, अगला है खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने राजस्थान में सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान बम्बू ओएसिस इन ऑन लैंड इन ड्राउट, जिसको शॉर्ट में बोल्ड कहते हैं, परियोजना का शुभारंभ किया। तो यहाँ पे पहली चीज़ याद रखिएगा कि बोल्ड परियोजना किससे संबंधित है और किस राज्य ने प्रारंभ किया है। तो याद रखिएगा, बोल्ड जो है ये सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान से संबंधित परियोजना है और राजस्थान के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो प्रोजेक्ट बोल्ड भूमि क्षरण को कम करने और मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए शुष्क एवं अर्धशुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टी निर्मित करने का प्रयास करता है। बांस के बारे में देखें तो बांस एक तेजी से बढ़ने वाली घास है। तो याद रखिएगा, पेड़ नहीं है, ये घास है और आमतौर पर काष्ठीय होता है, मतलब लकड़ी जैसा होता है। यह उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और मृदु समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। बांस जो भारत है, ये बांस विविधता के मामले में चीन के उपरांत दूसरे स्थान पर है। बांस की कृषि के लाभ क्या है? इससे जल संरक्षण करता है, ये जो है जल संरक्षण करता है और भूमि की सतह से जल के वाष्पीकरण को कम करता है। दूसरा, क्षतिग्रस्त मृदा के उपचार और मरम्मत करने की अपनी अनूठी क्षमता के साथ निम्नीकृत मृदा के पुनर्स्थापन के लिए यह आदर्श है। बांस के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें यह निर्माण सामग्री के रूप में, कृषि उपकरण में, फर्नीचर, संगीत वाद्य यंत्र, खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, बड़े बांस आधारित उद्योग जैसे कागज, लुगदी, रेयान इत्यादि में, पैकेजिंग आदि में भी इसका उपयोग होता है। बांस की कृषि को बढ़ावा देने हेतु जो उपाय किए गए हैं उसकी बात करें तो इसमें वृक्षारोपण एवं नर्सरी संवर्धन तथा बांस उत्पादों के विकास के लिए 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर आरंभ किए गए हैं। इसके अलावा पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास के लिए वर्ष 2018-19 में आरंभ किया गया। तीसरा है, वर्ष 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया। पहले इसको वृक्ष माना जाता था, अब वृक्ष नहीं माना जाता, अब इसे झाड़ी माना जाता है, घास माना जाता है। इसलिए वनों के बाहर उगने वाले बांस को अब कटाई और पारगमन अनुमति, ट्रांजिट परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य सुर्खियों में देखें क्या चीज़ें रही हैं, तो पहला है विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियां, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज, स्पैक या जो भी उच्चारण करें, स्पैक। तो भारतीय प्रयोजकों द्वारा स्थापित स्पैक जो है, विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियां, इससे अमेरिकी शेयर बाजार में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ के माध्यम से लगभग $1 अरब जुटाने की अपेक्षा है। ये जो स्पैक है ये सूचीबद्ध सेल कंपनियां हैं जिन्हें गैर सूचीबद्ध या निजी कंपनियों का अधिग्रहण करने के एकमात्र उद्देश्य से स्थापित किया जाता है और तत्पश्चात विलय कर दिया जाता है। स्पैक का अपना व्यवसाय संचालन नहीं होता और वे आईपीओ के माध्यम से पूंजी संग्रहित करती हैं। स्पैक को वर्तमान में भारत में आईपीओ के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति नहीं है। तो याद रखिएगा, ये भारत में आईपीओ के माध्यम से पूंजी नहीं जुटा सकते, इसीलिए अमेरिका में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम अर्थात आईपीओ के माध्यम से पूंजी जुटा रहे हैं।
इसके अलावा इन्हें ब्लैंक चेक कंपनियां भी कहा जाता है, क्योंकि स्पैक निवेशकों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि उनकी पूंजी का कहां और किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। आगे चलते हैं हरित धारा। हरित धारा क्या है? तो देखिए, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित एक एंटी मैथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है। क्या है? एक एंटी मैथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है। तो याद रखिएगा हरित धारा क्या है। यह जब गायों और भेड़ों को दिया जाता है तो यह उनके मीथेन उत्सर्जन को 17 से 20% तक कम कर देता है और दुग्ध उत्पादन को बढ़ा देता है। मीथेन जो है उन जानवरों द्वारा उत्सर्जित होता है जिनमें रूमेन होता है। रूमेन क्या होता है? रूमेन अर्थात उनके चार उदरों में से प्रथम, जहां उनके द्वारा भक्षण की गई पादप सामग्री को सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन या खंडन किया जाता है। किण्वन से, ये जो किण्वन होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। इनका आर्किया कहते हैं, रूमेन में जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनको आर्किया कहते हैं। इनका आर्किया द्वारा मीथेन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस मीथेन को जानवर तब डकार के माध्यम से बाहर निकालते हैं। अगला है फास्ट विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, फास्ट DAR योजना। देखिए, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने फास्ट DAR योजना के तहत पहला मामला सुलझाने का दावा किया है। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया था कि सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्युओं से संबंधित क्षतिपूर्ति के दावे को दुर्घटना के 10 दिनों के भीतर निपटाया जाए। आगे चलते हैं। अगला है भारत रत्न के बारे में। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि इस वर्ष भारतीय चिकित्सकों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह मानव उद्यम के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, उच्चतम क्रम के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि इसे केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जाए, मतलब इसे विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया जा सकता है। इसकी अनुशंसा स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। वार्षिक पुरस्कारों की संख्या जो है अधिकतम 3 तक सीमित की गई है, मतलब एक वर्ष में 3 ही भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं, परंतु यह भी अनिवार्य नहीं कि प्रतिवर्ष भारत रत्न दिया जाए। आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को होता है। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को होती है। तो नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जन्मे वह एक सन्यासी और रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। उनका शिक्षण और लेखन वेदांत दर्शन पर केंद्रित रहा है। इन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। कब? 1893 में। इसके अलावा उनके 4 प्रमुख ग्रंथों में शामिल हैं। 4 प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। ये सभी हिंदू दर्शन पर उत्कृष्ट ग्रंथ हैं। अगला है सुर्खियों में रहे स्थल की बात करें तो इसमें पंचमुली झील। तो याद रखिएगा पंचमुली झील के बारे में। तो हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के केवड़िया में है, आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए मगरमच्छों को पंचमुली झील से स्थानांतरित कर दिया गया है। पंचमुली झील को स्टैचू ऑफ यूनिटी में आने वाले पर्यटकों के लिए विकसित किया गया था। इसे सरदार सरोवर बांध के डाइक 3 के नाम से भी जाना जाता है। अगला है बगराम एयरफील्ड। तो देखिए, हाल ही में अमेरिका और उसके सहयोगी ने बगराम एयरबेस का त्याग कर दिया, मतलब यहाँ से ये चले गए हैं। बगराम जो है अफगानिस्तान के परवान प्रांत में स्थित है। बगराम हवाई क्षेत्र तालिबान और अलकायदा आतंकी संगठनों के विरुद्ध अमेरिकी सेना का प्रमुख युद्ध हेतु स्थल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 और 5 जुलाई करंट अफेयर्स को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।